हेलो हाय, मैं हूं आपका अपना टोपी वाला ब्लॉगर भाई। जी हां, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल टोपी वाला ब्लॉगर भाई। आप आज के ब्लॉग वीडियो में आप उस चर्चित, उस समाज सेवी, उस राजनीतिज्ञ, उस कवि के बारे में बहुत सारी खट्टी मीठी बातें जानेंगे। आपका मन गदगद हो जाएगा। आप लोग प्लीज हमारे वीडियो को स्क्रिप्ट ना करें, पूरा देखें, तभी सब कुछ जान पाएंगे आप। और तमाम दर्शकों की मांग थी कि आप जाइए उस घोषी के लाल से, उस घोषी के हस्ती से मिलिए और हम लोगों के बीच में उनके छात्र जीवन से लेकर के आज राजनीतिक सामाजिक जीवन और लेखनी तक के सारे भेद हम लोगों के बीच में आप वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत करा दीजिए। बहुत एक्साइटेड हूँ और अब देर नहीं करूँगा। चलिए मैं नाम से भी पर्दा हटाता हूँ। घोषी के स्थानीय और पॉपुलर जो समाज सेवी के रूप में और कवि के रूप में जाने जाते हैं, राजनीतिज्ञ हैं, राजनीतिज्ञ विशेषज्ञ भी कह सकते हैं आप। मैं मिलवा रहा हूँ श्री मनोज सिंह जी। सर प्रणाम, कैसे हैं? प्रणाम प्रणाम। और क्या हाल चाल है? ठीक है, बढ़िया बढ़िया। काफ़ी राजनीतिक मंचों पर आपको देखा गया है और इस समय आपका जो है कि लेख सोशल मीडिया पर धमाका मचाए हुआ है। तो ये सारा जो है कैसे मैनेज आप कर पाते हैं? कि पहले तो आप हमारे यहाँ आए हैं, मैं आपका हृदय से अभिनंदन और स्वागत करता हूँ जी। लेकिन मैं साहित्य से गहरे रूप से जुड़ा हुआ हूँ और साहित्य हर संवेदनशील हृदय में पाया जाता है। बहुत ऐसा कुछ नहीं है कि किसी व्यक्ति के अंदर साहित्य नहीं होता। जो भी संवेदनशील प्राणी है उसके अंदर साहित्य होता ही है। लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं जो शब्दों की माला पहना करके उसको पिरो नहीं पाते, अभिव्यक्त नहीं कर पाते। लेकिन संवेदना तो सबके अंदर होती है। छोटी बहुत छोटा मोटा साहित्य तो, साहित्यकार तो हर व्यक्ति के हृदय में छिपा होता है। और आप ऐसे अवसर पर आए हैं कि ऋतुराज वसंत का मौसम है। ये ऋतुराज का आगमन हो चुका है जी। और पूरा आप चारों तरफ आप घूम भी रहे होंगे, देखे होंगे, मौसम में हरियाली है। हमारी जो खेत खलिहान है, इसी समय हमारी धरती सतरंगी परिधान में सजी हुई नजर आती है। और ये भी बता दूं आपको, चूंकि भारत की जो विशेषता है, इकलौता भारत एक ऐसी धरती है जहां पर यहाँ की धरती सतरंगी परिधान पहन करके, अगर आसमान से इसको अगर आप देखेंगे तो लगेगा कि कोई सुंदर स्त्री 7 रंग के परिधानों में सजी सवरी नजर आती है। ऐसा दुनिया के किसी भी कोने में नहीं होता। सारी ऋतुएं बारी बारी से आती हैं। तो 2 लाइनें बस बसंत की सुना करके जी। आया बसंत लेकर यौवन मधुर और मदमस्त राग, खिल उठे घर आंगन, वन उपवन सरोवर तड़ाग, झुरमुटों से कोयल कूदे, मुंडेर से बोले काग, बाजे मृदंग, नृत्य रत मयूर और गूंजे चहुओर फाग। सुंदरियां हर्षित हुई पाकर अपने अपने सुहाग, पर बिरहनियां दिखलाती अपने दिल के गहरे दाग। आया बसंत लेकर यौवन मधुर और मदमस्त राग, पुलकित हुए सब विषधर और माद में छिपे नाग, अंबर तक कलरव करते हर पशु पक्षी बिहाग। आया बसंत लेकर यौवन मधुर और मदमस्त राग। तो ये मेरी कविता थी बसंत पर। बहुत तो अच्छी है। इस नाते मैंने सुना दिया कि ये बसंत का मौसम है, थोड़ा सा आप भी मस्त माहौल में आ जाइए, तो उसमें संवाद करना सहज सरल होता है। जी। देखिए, छात्र राजनीति, अब मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय का पढ़ा हूँ, जहाँ पर फिराक गोरखपुरी से लेकर के एक से एक लोग। इलाहाबाद विश्वविद्यालय को पूरब का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है। और दूसरी बात यह है कि साहित्य की भी बड़ी उर्वरा भूमि रही है और राजनीति की भी बड़ी उर्वरा भूमि है। वहाँ पर जो लड़के बहुत मेधावी, जिनके बारे में कहा जाता था कि बहुत पढ़ने में तेज हैं, वो भी राजनीति करते थे। क्योंकि राजनीति को लोगों ने बड़ा सीमित कर दिया है कि चुनाव लड़ना और चुनाव जीतना हारना, या वोट देना और वोट दे के बाद बैठ जाना, ये राजनीति नहीं है। राजनीति बड़ी व्यापक है। अगर आप अपने हक हकूक के लिए लड़ते नहीं हैं तो मुझे कहने में कोई हिचक नहीं कि आप राजनीति आप व्यर्थ हैं। क्योंकि आप अपने हक हुकूक के लिए लड़ना भी राजनीति है, अपनी बात को कहना, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं। तो ये इलाहाबाद से ही हमारी एक चेतना थी, राजनीतिक चेतना भी थी। और वहाँ पर एक से एक साहित्यकार रहे। आप जानते ही हैं, वो महादेवी वर्मा का वो छायावादी कवियत्री रही।
निराला की भूमि रही। तो ऐसे ऐसे साहित्यकारों की भूमि रही और ऐसे ऐसे दिग्गज, जो आप जानते ही हैं जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म वहीं पर हुआ था, इलाहाबाद में ही। और एक समय आज़ादी की लड़ाई के समय मोतीलाल नेहरू जो एशिया के सबसे धनी वकील थे, बाद में उनका महात्मा गांधी की वजह से रूपांतरण हो गया, हृदय परिवर्तन हो गया और देश की आज़ादी की लड़ाई में तन मन धन से जुट गए। तो एक राजनीतिक हलचल वहाँ आज़ादी की लड़ाई से ही थी। 1920-21 से जब असहयोग आंदोलन हुआ था, उस समय से वो हलचल का केंद्र रहा इलाहाबाद। और इलाहाबाद तो आप जानते ही, अकबर के ज़माने में एक समय इलाहाबाद राजधानी हुआ करता था जी। तो वहाँ पर जो भी जाता है, एक सहज, एक भोला भाला, जिसके हृदय पर कुछ भी राजनीति का कहरा नहीं लिखा है, वो भी जाता है तो राजनीति सीख जाता है और साहित्यिक सर्जनाएं अपने आप वहाँ पर प्रस्फुटित होने लगती हैं, क्योंकि वो निराला की धरती है। निराला ने वहाँ बहुत सारे गीत लिखे और महादेवी वर्मा ने लिखा, तमाम ऐसे साहित्यकार हुए, एक से एक मशहूर उपन्यासकार हुए। तो ऐसी इलाहाबाद की धरती ही ऐसी है कि राजनीति और साहित्य और संघर्ष की जो चेतना है अपने आप वहाँ पर जन्म ले लेती है। तो उसी दौरान मैं भी गया था। घर के सपने तो बड़े थे, सपने ये थे, माँ बाप, हर किसी का के माँ बाप चाहते हैं कि इलाहाबाद जाए तो मेरा बेटा सिविल सर्विस। देखिए, 3 वहाँ पर आयोग की परीक्षाएं बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती हैं, संघ लोक सेवा आयोग और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, और एक शिक्षा से जुड़ा हुआ आयोग, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड। तो लोग जाते हैं अपना करियर, और घर वाले भी इसी उम्मीद में लड़कों को भेजते हैं आलू टमाटर बेच करके कि जाएगा मेरा लड़का इलाहाबाद, पढ़ेगा और पढ़ करके सफल हो जाएगा तो हमारी घर गृहस्थी हमारी बदल जाएगी। और हुआ भी ऐसा, बहुत सारे बच्चे इलाहाबाद गए और पढ़ लिख करके जब अच्छे पदों पर पहुंच गए तो जहां पर खपरेल की मकान हुआ करती थी वहां पक्की मकानें हो गई। इसी तमन्ना से मैं भी गया था, घर के उम्मीदों को ही लेकर के गया था, जो माँ बाप के सपने होते हैं उन सपनों को भी लेकर के गया था। लेकिन इलाहाबाद में मैंने तमाम ऐसे लोगों से भी मुलाकात हुई हमारी, जो बड़े त्यागी थे, जिन्होंने अपने करियर को दांव पर लगा करके छात्र राजनीति में पदार्पण किया था। ऐसे में एक नाम था लाल बहादुर सिंह, जो बेसली के यूपी के टॉपर थे। और ऐसे ऐसे कई लोग थे जो अपना मेधावी थे, लेकिन फिर भी उन लोगों ने अपना करियर दांव पे लगा करके एक बेहतर समाज, एक बेहतर राजनीति बनाने की दिशा में उन लोगों ने अपने करियर को ही लात मार दिया कि केवल एक घर परिवार सुधर जाने से तो कुछ होगा नहीं, जब तक सब लोग नहीं बदलेंगे। तो मेरे अंदर भी 1991-92 के अंदर ये चेतना मेरे अंदर भी धीरे धीरे आ गई और मैं छात्र राजनीति से जुड़ गया। और छात्रों के सवाल को लेकर के पढ़ाई के इतर भी जितना भी समय मिलता था, पूरा समय मैंने छात्र राजनीति को दिया। और मैं 1995 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय में चुनाव भी लड़ा, कार्यकारिणी का चुनाव में लड़ा था और कार्यकारिणी का चुनाव लड़ करके जीता भी था। और 1995 की जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय की कार्यकारिणी थी, या जो प्रेसिडेंट के साथ साथ जो पूरी काउंसिल थी, उसका मैं मेंबर भी था। तो ये हमारी उपलब्धि रही। और छात्र राजनीति से ये था कि समाज में एक बेहतर हस्तक्षेप होना चाहिए और समाज को बेहतर बनाने की समझ तो वहीं पैदा हो गई थी। और मैं ये भी कहूँगा कि किसी भी बच्चे को अगर पढ़ाना है तो विश्वविद्यालय जरूर पढ़ाना चाहिए, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि हम अपने अलग अलग पृष्ठभूमि से जाते हैं, तमाम तरह की संकीर्णताएं हमारे दिमाग में रहती हैं, वो संकीर्णताएं विनष्ट हो जाती हैं वहाँ पर विश्वविद्यालय में पढ़ने से। और आज भी लोग पता नहीं क्यों, मैं तो मानता हूँ कि अपने बच्चे को अगर पढ़ाना है तो उसे कुएं का मेढक या मेगुची मत बनाइए, उसे समंदर का तैराक बनाइए, उसे खुले आसमान का उड़ने वाला पक्षी बनाइए। ये जाति धर्म की जो संकीर्णताएं हैं और जो संकुचित मानसिकताएं हैं वो तिरोहित हो जाती हैं वहाँ पर यूनिवर्सिटी में जाने से, अगर सच्ची और ईमानदारी से अगर आप अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं। और वाकई इलाहाबाद विश्वविद्यालय एक बहस का बड़ा केंद्र है। वहाँ पर 12 बजे रात तक हम लोग बहस करते थे, और देश के ही मुद्दे को लेकर के नहीं, ग्राम पंचायत से लेकर के अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चाय चलती रहती थी और खूब बहस होती रहती थी। तो इन बहसों ने बहुत कुछ समझदारी हमारी विकसित किया। उन चट्टी चौराहों पर होने वाली, चाहे वो लल्ला की चुंगी हो, चाहे वो कटरा का चौराहा हो, चाहे वो ममफोर्डगंज का चौराहा हो, हर जगह और ऐसे ऐसे लोगों के भाषण सुनने को मिले, तो जिससे हम लोग प्रेरित होते थे। भाई, इलाहाबाद विश्वविद्यालय ऐसा था जहाँ से चंद्रशेखर जी भी पढ़े थे। वहाँ इलाहाबाद विश्वविद्यालय की जो लाइब्रेरी थी, वहाँ पर मैंने चंद्रशेखर जी की प्रिजनर डायरी
मैंने पढ़ी थी, जो जेल में उन्होंने लिखी थी किताब, उसको भी मैंने पढ़ा था। बीपी सिंह भी वहाँ पर उपाध्यक्ष थे, नारायण दत्त तिवारी जी थे, सुभाष कश्यप जो संविधान के बड़े मर्मज्ञ माने जाते थे वो भी वहाँ के प्रेसिडेंट थे। तो इन सारे लोगों को उसको पढ़ने का, लिखने का, जानने का, एक साथ चलने का, और इलाहाबाद विश्वविद्यालय के जो एक से एक विद्वान थे, जैसे लाल बहादुर वर्मा जी थे, इतिहास मिडवल हिस्ट्री के बड़े विद्वान थे। रीता बगुड़ा जोशी जी ने तो हम लोगों को पढ़ाया था मिडवल हिस्ट्री में। मैं जब पढ़ने गया था तो रीता बगुड़ा जोशी जी पढ़ाती थी उस समय मिडवल हिस्ट्री की। तो ऐसे ऐसे लोगों से हम लोग जुड़े थे। तो देश की राजनीति की एक जो बेहतर समझदारी होनी चाहिए थी, वो सारी समझदारी हम लोगों के अंदर वहाँ इलाहाबाद में आ गई थी। जी, आपने विश्वविद्यालय का नाम लिया, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का, तो अब एक सवाल बन रहा है कि यूजीसी पर आपका विचार क्या है? यूजीसी कितना सही है, यूजीसी कितना गलत है? जो कानून आया है उस पर रोक लगी है सुप्रीम कोर्ट की, जनता को आप इस पर अपना विचार। देखिए, मैं बता दूं एक चीज बड़ी साफ और मैं बड़ी निष्पक्षता के साथ कह रहा हूं। नौकरी सामान्य वर्ग को भी चाहिए, नौकरी पिछड़े वर्ग को भी चाहिए, और नौकरी जो अनुसूचित जनजाति के लोग हैं उनको भी चाहिए जी। और मैं बड़ी बेबाकी से इस बात को कह रहा हूं कि एक बेहतर समाज बनाने के लिए दोनों तरफ से ताली बजनी चाहिए जी। सवर्णवादी मानसिकता भी नहीं चलनी चाहिए, और लेकिन प्रतिक्रियावादी मानसिकता भी नहीं चलनी चाहिए जी। दोनों चीजें जी। ये एक जो पूर्वाग्रह है या जो हमारे मिथक है यहाँ जातियों को लेकर के या मुहावरे गढ़े गए हैं, उनसे हमें दूर होना पड़ेगा और बेसिक सवाल को समझना होगा। ये छात्र राजनीति, देखिए आज जो यूनिवर्सिटी के अंदर असली समस्या क्या है, आपने यूजीसी को लेकर के सवाल तो खड़ा कर, लेकिन असली समस्या क्या है? आज इस देश के अंदर जो सबसे बड़ी समस्या है वो निजीकरण की समस्या है। बेरोजगारी बेतहाशा बढ़ रही है, तो बेरोजगारी का समाधान चाहे जिस दल की सरकारें हो उनके पास नहीं है। तो एक बड़ा आसान सा रास्ता हो जाता है कि कैंपस के उस यूथ को आपस में ही लड़ा दो, चाहे जिस बहाने लड़ा दो। तो सवाल ये है कि भाई उसको नौकरी चाहिए, जो भी उसकी पोटेंशियल है, जो भी उसकी प्रतिभा है, टैलेंट है, उसके आधार पर उसको नौकरी चाहिए। तो नौकरी तो निजीकरण हो रहा है, अब सरकारी नौकरियां तो बहुत लगभग खत्म होने के कगार पर हैं, नौकरी दे नहीं सकती। कैंपस का निजीकरण हो रहा है। ये जो सवाल हैं बड़े महत्वपूर्ण सवाल हैं जी। और मुझे लगता है कि जो चाहे वो सामान्य वर्ग के छात्र हों, चाहे पिछड़े वर्ग के छात्र हों, चाहे दलित समुदाय के छात्र हों, यूनिवर्सिटी में अब बहुत कुछ बदल गया है, और जो उनके बेसिक सवाल हैं जी, उन पर लड़ना चाहिए। ये यूजीसी को सवाल को लेकर के भाई ठीक है, किसी के साथ जातिगत दुराग्रह नहीं होना चाहिए, ठीक। तो जो असली सवाल है, मुझे तो यही लगता है कि जो असली सवाल था, जो रोजी रोजगार का सवाल था या कैंपस का निजीकरण हो रहा था, अब हम आपको बताएं, हम विश्वविद्यालय में 230 रुपए में बीए कर लिए। आज कैंपस की फीस बढ़ती जा रही है, हॉस्टल की फीस बढ़ती जा रही है, और हम लोग मंचों से बोला करते थे कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय, अलीगढ़ विश्वविद्यालय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, ऐसे विश्वविद्यालयों में लोग आलू टमाटर बेच कर भी, किसान भी अपने इतनी क्षमता रखता था कि पढ़ा लेता था। आज क्या हालत है आप देखिए, आज हॉस्टल की फीस बढ़ गई, आपके पढ़ने की फीस बढ़ गई। तो सबसे बड़ी चीज तो ये कि सबके लिए शिक्षा यूनिवर्सिटी में क्या वो है, वो चीज खत्म हो रही है। लेकिन जो जानते ही हैं, इस तरह की चीजें आती हैं तो आपसदारी टूटती है, और दूसरे से जो सवाल महत्वपूर्ण होने चाहिए वो सवाल नहीं ऊपर उठ पाते, और जो सवाल नहीं उठने चाहिए वो हो जाते हैं। आपको तमाम मंचों पर देखा गया है, समदर्शी भाव से आप अपनी बातों को प्रकट करते हैं और सबको समान दृष्टि से देखते हैं। और लेकिन आज के दिन में देखा जा रहा है कि हर राजनीतिक पार्टियां धर्म और जाति को अपना वोट बैंक बना करके और इसी ढर्रे पर आगे बढ़ रही है। राष्ट्र के लिए कितना घातक है, आपसे बेहतर कौन जान सकता है। ये देखिए, राष्ट्र के लिए ही नहीं, समाज के लिए भी और लोकतंत्र के लिए भी जी, और खुद व्यक्ति के अधिकारों के लिए ही ये इस तरह की राजनीति जो आज पनपी है, कास्ट क्राइम और कैश की जो राजनीति आ जाई है, धनबल बाहुबल की राजनीति आई है। तो इस राजनीति ने जो बुनियादी मुद्दे थे हमारे आम जनता के, उन बुनियादी मुद्दों
की बहस आज चट्टी चौराहों पर नहीं होती। जिन मुद्दों से, जिन नारों से, जिन चीज़ों से हमारा समाज बदल सकता था, जिसमें व्यक्ति का मुस्तकबिल बदल सकता था, उसकी तस्वीर और तकदीर बदल सकती थी, हमारे समाज की तकदीर बदल सकती थी, पढ़ो पढ़ाई करने को और लड़ो समाज बदलने को, ये नारे कहाँ सुनने को आपको मिल रहे हैं। एक समय था जब नारा लगते थे, माननीय लोहिया जी के मंच से भी ये लगते थे, निर्धन हो या हो धनवान, सबको शिक्षा एक समान, मिलजुल कर सब साथ चलेंगे, कृष्ण सुदामा साथ चलेंगे, रानी और मेहतरानी का बेटा एक साथ एक स्कूल में पढ़ना चाहिए। इस तरह के सवाल, पढ़ाई, दवाई, कमाई, जन सुनवाई, ये सब सारी चीज़ें जो आसान होनी चाहिए वो आज नहीं रह गई है। जातिवाद आज चरम पर है, धार्मिक मुद्दे आज चरम पर है। और ये दुर्भाग्य इस देश का कि मीडिया के अंदर धर्म पर सबसे ज्यादा बहस हो रही है, सबसे ज्यादा शिक्षा पर बहस होनी चाहिए, सबसे ज्यादा रोजगार के सवाल पर बहस होनी चाहिए, सबसे ज्यादा हमारी जो कृषि नीति है और एग्रीकल्चर, हमारा किस तरह से हमारा किसान भाई खून पसीना बहा करके तमाम चीजें करता है। कि मेरे मित्र हैं राजेश राही जी, एक बड़ी अच्छी वो शेरो शायरी करते हैं और किसानों की दुर्दशा पर एक कविता लाइन लिखा उन्होंने कि मुनाफे के लिए हम असूलों से सौदा नहीं करते और बहुत झुक करके भी हम समझौता नहीं करते, किसानों के पसीने की वही कीमत लगाते हैं जो एक मुट्ठी धान भी पैदा नहीं करते। तो अब बताइए किसान को क्या कीमत मिल रही है? किसान इतनी मेहनत कर रहा है पूरे देश के लिए ही नहीं बल्कि चिड़िया चुरुंग से लेकर के हर जानवर के लिए अनाज पैदा करता है। उसके सवाल आज राष्ट्रीय फलक पे नहीं है, नेताओं के मन मस्तिष्क में नहीं है, मंचों से वो किसानों के सवाल नहीं है। तो इस तरह की जब भी ये बड़ी आसान सा रास्ता होता है, धर्म के माध्यम से भावनाएं भड़का करके, जज्बातों की खेती करके, जज्बातों की फसलें लहलहा करके हम वोट तो जीत जाते हैं। लेकिन दूरगामी दृष्टि से देखें तो इससे हमारा समाज का जो सामाजिक ताना बाना है वो तो टूट जाता है। जो हजारों साल से एक साथ रहते आए हैं उनमें खटास आ जाती है। ये सूफियों का देश है, फकीरों का देश है, कबीर, रहीम, रसखान जैसे ऋषियों मुनियों संतों का देश है। और बड़े लंबे संघर्षों के बाद, लंबे प्रयासों के बाद यह समाज का ताना बाना एक हुआ और उस ताने बाने को आज लोग तोड़ रहे हैं। जो धर्म के नाम पर सिर्फ एक बार विधायक बन जाने के लिए, एक बार सांसद बन जाने के लिए, कोई भी राजनीतिक पद प्राप्त करने के लिए या प्रतिनिधि बनने के लिए, जो असली सवाल है जनता के, बिजली, पानी, सड़क, आज देखिए ये सब चीजें आज हमारे मुद्दे नहीं बन पा रहे हैं। तो ये राजनीति। दूसरी एक चीज और हुई है, आप देखिए, आप कलेजे पे हाथ रख के कहिए धनबल का कितना प्रभाव पड़ा है जी। आज पहले सड़क पर संघर्ष करके नेता अपनी पहचान बनाता था। आज सड़क पर संघर्ष करके आप सड़क पर संघर्ष करके करते करते मर जाएंगे, आपको किसी भी राजनीतिक दल से टिकट मिलने वाला नहीं। वो लोग लखनऊ और दिल्ली से फैसले तय हो रहे हैं और लखनऊ और दिल्ली से प्रत्याशी तय कर दिए जाते हैं। वहां पे कंप्यूटर के मास्टरमाइंड लगे हुए हैं, वो देख रहे हैं किसकी जाति की संख्या कितनी है और कौन संसाधन संपन्न है और कौन पार्टी को अच्छा खासा चंदा दे सकता है। ऐसे लोगों को प्राथमिकता दी जा रही है। इधर देखे होंगे आज जो धनपशु हैं, बाहुबली हैं या जो सेलिब्रिटी हैं, किसी दूसरे क्षेत्र में नाम किए हैं, लोकप्रिय हैं, तो उनको भी उतारा जा रहा है। हम उसके विरोधी नहीं है, लेकिन अगर आप किसी क्षेत्र में लोकप्रिय हैं, संगीत में, कला में, खेल में, चाहे जहां भी है, तो पहले तो आप आइए जनता के बीच, संघर्ष करिए, आप अपनी राजनीतिक कौशल को दिखाइए, उसके बाद चुनाव लड़िए। इन पर तो बैन लगना चाहिए। हमको लगता है कि 5 साल कम से कम इनको पार्टी के अंदर काम करके और अपनी पहचान बना करके सड़क पे संघर्ष करके तब ये उतरे तो ठीक रहेगा जी। तो राजनीति में बड़ा बदलाव आ गया है, देख ही रहे, रातों रात स्टार चमक जा रहे हैं जी। होर्डिंग, पोस्टर, बैनर, और ये एक दिन में पूरे शहर को रंग दीजिए, आप हो गए नेता। जो लंबे संघर्ष करने वाले हैं वो। दूसरा ये कि जब तक इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं आएगी, आंतरिक लोकतंत्र, इसका अभाव होता जा रहा है हर पार्टी में। अमेरिका जैसा देश है, आप कल्पना करिए, अमेरिका में प्रत्याशी बनने के लिए, चाहे रिपब्लिकन हो या डेमोक्रेटिक, वहां का राष्ट्रपति का प्रत्याशी बनने के लिए एक एक कार्यकर्ताओं से वोट लेना पड़ता है। पहले अपने पार्टी से प्रत्याशी घोषित होना पड़ता है, तब जाके आप चुनाव लड़ सकते हैं। यहाँ क्या होता है कि कार्यकर्ता दरी बिछाता है, सब कुछ करता है, पार्टी की विचारों को जन जन तक ले जाता है, दीवालों पर नारे लिखता है,
लेकिन उससे एक बार पूछा भी नहीं जाता कि तुम्हारा प्रत्याशी कौन होगा, उसके ऊपर थोप दिया जाता है। जी तो ये जो थोपने वाली प्रवृत्ति है, इस प्रवृत्ति पर लगाम लगाना बहुत जरूरी है। इसी नाते जनता का नेता चुन करके नहीं आ पा रहा है। जी, अमेरिका की बात किए हैं तो डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट किया है कि जब चाहूं तब भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी के कैरियर, राजनीतिक कैरियर को मैं बर्बाद कर सकता हूं। देखिए, अमेरिका को पहले भी कहा जाता है कि दुनिया का दरोगा बना हुआ है। वो दुनिया का दरोगा बनने की कोशिश करता है, लेकिन कई जगह मुंह की खाता है। जी, देखे भी होंगे, कई जगह मुंह की खाया, उसको कई लोग बेइज्जत किए, दुनिया के दूसरे देशों के लोग भी बेइज्जत किए। अगर वो इस तरह की बात कहता है तो इसका हमें लगता है कि प्रधानमंत्री को इसका करारा जवाब देना चाहिए, क्योंकि यहाँ का जो लोकतांत्रिक प्रधानमंत्री है, दुनिया का सबसे बड़ा प्रजातंत्र है, और प्रजातंत्र इतना बड़ा चुनाव पूरे दुनिया में कहीं नहीं होता है। और इस लोकतंत्र के चुने हुए, भले हमारी वैचारिक विरोध है हमारा प्रधानमंत्री जी की पार्टी से, हम दूसरी धारा के लोग हैं, लेकिन इस लोकतंत्र का चुना हुआ अगर प्रधानमंत्री है, अगर उसके ऊपर इस तरह की टीका टिप्पणी करता है अमेरिका का राष्ट्रपति, तो ये निश्चित रूप से ये गंभीर विषय है और हमारे प्रधानमंत्री को इसका करारा जवाब देना चाहिए, इस सच्चाई को बेनकाब करना चाहिए, क्योंकि ये लोकतंत्र का अपमान है, भारत की 1 अरब 40 करोड़ जनता का अपमान है कि उसके तर्जनी के नीले निशान से प्रधानमंत्री बनता है, ऐसे नहीं बनता है। तो ये इसका जवाब देना चाहिए और हम सरकार से उम्मीद करेंगे कि ये सरकार जो है इस बात का करारा जवाब देने का प्रयास करेगी। ये अमेरिका अभी भी पुराने रौ में बह रहा है और उसको यही लगता है कि हम दुनिया में जो चाहे कर सकते हैं। अभी देखा, उन्होंने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को सीधे उनके घर से ही उठा के लेके चले आए थे। तो अमेरिका की दादागिरी के खिलाफ एक चीज हुआ है रूस के टूटने के बाद, और ये निर्गुट आंदोलन के कमजोर होने से अमेरिका की जो दादागिरी है उस पर वैश्विक मंचों पर थोड़ा प्रतिरोध कम हुआ है। मुझे लगता है कि अमेरिका किसी का सगा नहीं है जी। इस नाते अमेरिका की जो साम्राज्यवादी मंशा है उसका प्रतिरोध हमें वैश्विक मंचों पर भी और देश स्तर पे भी करना चाहिए, क्योंकि जो ये बोल रहा है इस तरह की भाषा बोलने से वो परहेज करे। जी जी, चलते चलते मेरा आखिरी सवाल है, क्योंकि सवाल बनता भी है, क्योंकि आप घोसी लोकसभा और विधानसभा से हैं, यहीं के स्थानीय निवासी हैं, तो चर्चा में रहती है घोसी विधानसभा हर समय। यहाँ उपचुनाव होने वाला है, तो उपचुनाव के ऊपर आप कुछ बताइए दर्शकों को कि क्या उचित रहेगा। देखिए, उपचुनाव ये दुर्भाग्य है इस बार कि 2 बार उपचुनाव का सामना करना पड़ा घोसी की जनता को, मतदाताओं को। एक बार उपचुनाव हुआ था 2023 में, जिसमें स्वर्गीय विधायक जी बम्पर वोटों से जीते थे, और दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि उनका निधन हो गया 20 नवंबर को। वो एक आखिरी कड़ी थे जो संघर्ष की राजनीति के पर्याय माने जाते थे, और बिल्कुल सहज सरल थे, लोगों के बीच रहते थे और बड़े सर्वसुलभ थे, बड़े आसानी से वो उपलब्ध हो जाते थे। और मऊ की राजनीति में यही बड़ा दुर्भाग्य है कि यहाँ का जो विधानसभा के प्रतिनिधि हैं जो जीत करके जा रहे हैं, वह बहुत सुलभ नहीं है। इधर खास करके 2 विधानसभाओं को मैं देख रहा हूँ, मधुबन और घोसी। तो प्रत्याशी या ऐसा व्यक्ति इस उपचुनाव में जाना चाहिए जो सर्वसुलभ, और किसी भी दल का हो, सर्वसुलभ हो। वैसे तो आप जानते ही हैं भारत भावनाओं का देश है, स्मृतियों का देश है, और यहाँ पर भावनाएं उछाल लेती हैं और भावनाओं के अनुरूप भी अपने लोग निर्णय करते हैं। तो विधायक जी के प्रति एक श्रद्धांजलि का भाव है लोगों में, क्योंकि विधायक जी लंबे समय से एक छात्र राजनीति के पर्याय माने जाते थे। छात्र राजनीति से ही उन्होंने राजनीति किया और बड़ी लंबी पारी उन्होंने राजनीति में खेला। ये अलग बात है कि जिस हिसाब से राजनीति उन्होंने किया पद प्रतिष्ठा नहीं मिली, लेकिन फिर भी एक नेता के रूप में अगर कहा जाता है, विकास पुरुष कल्पनाथ राय जी के बाद 80 के दशक के बाद, 80 के दशक में कल्पनाथ राय जी के बाद अगर नेता कहा जाए तो सुधाकर सिंह को माना जाता था। लेकिन अब चूंकि वो गुजर गए तो ये
समाजवादी पार्टी ने ऐलान भी किया है कि उनके पुत्र को, सुजीत सिंह को, और सुजीत सिंह थोड़ा बहुत उनके नक्शे कदम पे चल रहे हैं, हालांकि बहुत कुछ सीखना उनको बाकी है। और हम लोग इस बात को यकीन करते हैं कि भाई जो विरासत है वो एक बार अवसर उनको मिलना चाहिए। तो उसकी कवायद में देखा जाए तो ये चुनाव सुजीत के लिए बहुत महत्वपूर्ण, निर्णायक है। और वो अगर इस चुनाव में सफल होते हैं तो उनकी जो राजनीतिक संघर्ष यात्रा है, विधायक जी की संघर्ष यात्रा है, वो सफल रहेगी और वो भी सफल रहेंगे। तो उनका ये चुनाव उस तरह से रोचक तो नहीं हो पाएगा जिस तरह से 2023 में रोचक हुआ था, लेकिन फिर भी इसके बड़े दूरगामी संदेश जाएंगे। नई पीढ़ी या जो आफ्टर सुधाकर सिंह, घोसी की राजनीति क्या होगी या जनपद की राजनीति क्या होगी, उसकी दिशा और दशा तय करने का काम ये उपचुनाव करेगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आप रहे श्री मनोज सिंह जी, समाज सेवी, प्रखर वक्ता, समदर्शी और लोकप्रिय कवि। राजनीतिक मंचों पर आपने देखा है, बेबाकी से अपनी सारी बातों को रखा इस ब्लॉग वीडियो में। कितना आप सहमत हैं? क्या आपको अच्छा लगा, क्या बुरा लगा? मुझसे क्या गलती हुई आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखकर बता दें। और फिर नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा चैनल। और हर वीडियो में विदाई के वक्त जैसे मैं बोलता हूँ, टाटा बाय बाय, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत।